गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल्याण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोग एवोगाड्रोज लॉ देखे हैं और इसमें हम लोग डाल्टन्स लॉ देखने जा रहे हैं, डाल्टन्स थ्योरी को देखने जा रहे हैं। डाल्टन्स थ्योरी देखने जा रहे हैं। डाल्टन्स के अनुसार से मुख्य रूप से प्राइमरी एटम के बारे में बात किया गया है और फिर हम लोग इसे एटम से मॉलिक्यूल की ओर बात करेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट्स है जिसे हम लोग नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, है ना। क्या बोला जा रहा है कि मैटर का सबसे छोटे पार्टिकल को, मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को, मैटर के यूनिट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। कोई भी मैटर की बात करें आप, है ना, कोई भी आप सब्सटेंस ले लें, कंपाउंड लें या फिर आप मिक्सचर लें, वो क्या है बना हुआ, एटम से ही बना हुआ है। इसीलिए, है ना, मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज atom readily takes part in chemical reaction because atom readily takes part in chemical reaction. Because atom has very fast reactive in nature. Very fast reactive in nature. Atom always exists in atom always exists in combined state. Combined state except inert gas.
इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन कौन है आपका? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये आपका एटम के बारे में प्राइमरी बात है। और भी पॉइंट्स है जिसे हम लोग नोट करेंगे। पहले यहां देखें, यहां लिखा गया है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, डाल्टन्स के अनुसार से स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। डाल्टन्स के अनुसार से मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहा जाता है। आप यूनिवर्स के छोटे पार्टिकल को कहें, मैटर के छोटे पार्टिकल को कहें, कंपाउंड के छोटे पार्टिकल को कहें, है ना, मिक्सचर के छोटे पार्टिकल की बात करें तो वो बना है एटम से। आप मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या बना है? एटम से। और उसमें 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम है, मीन्स उसमें सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है। तो इसीलिए यहां बताया गया है कि मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहा जाता है। फिर बोला गया है कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता। एटम स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट नहीं होता, या कहिए एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं होता। अकेले मीन्स आप जो मेटल या नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में एटम किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, मीन्स कंबाइंड फॉर्म में है ना। जैसे कार्बन क्या है? मीथेन के फॉर्म में है। या फिर आप सल्फर को देखें SO2, SO3, H2, SO4 के फॉर्म में है। सोडियम को देखें तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, है ना। इस तरह से कंबाइन स्टेट में है, सोडियम अकेले एग्जिस्ट नहीं होता। तो यही बात को यहां बताया गया है। फिर अगला बोला गया है क्यों, है ना, क्यों एग्जिस्ट नहीं होता अकेले? तो बिकॉज एटम रिडली टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना। कोई भी एटम अकेले एग्जिस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ओरिजिनली रिएक्शन करने का क्या कारण है? तो प्रत्येक एटम, है ना, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, कुछ बात धीरे धीरे जाकर एक्सप्लेन होते जाता है, इससे केमिकल बॉन्डिंग में बेहतर एक्सप्लेन होता है ना। लुइस नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है, एवरी एलिमेंट वांट्स टू 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। प्रत्येक एलिमेंट अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद, और सभी एलिमेंट के अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसी के कारण सभी एटम वेरी फास्ट रिएक्टिव होता है। जैसे कार्बन का वैलेंसी क्या है? 4, और वो चाहता है 8 होना, इसलिए वो वेरी फास्ट रिएक्टिव हो जाता है ना। उसी तरह से ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2, वो चाहता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और वो चाहता है 8 होना, तो इसलिए वो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और बॉन्ड बनाकर अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इसी के कारण यहां बताया गया है कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि एटम बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। क्योंकि, है ना, फिर बोला गया है बिकॉज एटम हैज वेरी फास्ट रिएक्टिव इन नेचर, है ना। क्या कहा जा रहा है कि एटम जो है केमिकल रिएक्शन में तुरंत भाग लेता है, क्योंकि एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। एटम ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट एक्सेप्ट इनर्ट गैस, है ना। क्या कहा जा रहा है कि एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, क्यों? एक्सेप्ट इनर्ट गैस, है ना। आपको अभी बताए कि मैक्सिमम एटम्स जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये इनर्ट गैस है और ये सभी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है, एटॉमिक फॉर्म में रहता है, नेचर में एटॉमिक फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से एटम के बारे में बताया गया। फिर से एक बार हम लोग सुने तो कहेंगे मैटर के या यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। फिर बोला गया कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता,
क्योंकि एटम केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? क्योंकि एटम वेरी फास्ट रिएक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए एटम कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट होता है एक्सेप्ट इनर्ट गैस। मैक्सिमम एटम, एक दो मेटल भी है जो जनरली माना जाता है वो इनर्ट मेटल है, जैसे सिल्वर और प्लेटिनम, नहीं गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर नहीं, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये दोनों इनर्ट मेटल माना जाता है। ये दोनों भी रिएक्शन में लगभग नहीं भाग लेता या स्लो रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे गोल्ड को आप मिट्टी में रखें, पानी में रखें, कहीं भी रखें, उसमें क्रोजन नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता, मीन्स वो क्या है, इनर्ट माना जाता है गोल्ड एंड प्लेटिनम। लेकिन ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन इनर्ट है, ये ऑलवेज फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है। इस तरह से ये एटम के बारे में बात किया गया है। चलें तो और आगे देखें यहां से। एटम इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम का ना तो क्रिएशन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। बट बट आफ्टर रिएक्शन एटम इज कन्वर्टेड इनटू one form to another form। है ना, क्या कहा जा रहा है यहां पर बात करें तो बताया जा रहा है कि एटम इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। एटम को ना तो बना सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर सेकेंड पॉइंट लिखा गया है कि बट आफ्टर रिएक्शन एटम इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मींस क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर रिएक्शन एटम एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। मींस विनाश नहीं होता, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप कार्बन को, है ना, जला दें, है ना, आप क्या समझते हैं, जलने के बाद प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, विनाश हो जाता है, हम लोग ये मानते हैं। लेकिन वस्तु का विनाश हो सकता है, एटम का नहीं होता। जैसे आप बात करें, कार्बन को आप रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या एटम खत्म हो गया? क्या एटम का विनाश हो गया? नहीं, कार्बन तो कार्बन एग्जिस्ट हो ही रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि एटम का ना तो विनाश कर सकते हैं, ना ही एटम को बना सकते हैं। आप यहां चाहें तो हम लोग इसे मॉलिक्यूल लिखें, है ना, मॉलिक्यूल लिखे हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है ना। क्या कहा जा रहा है कि डाल्टन्स के अनुसार से एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करता है, आफ्टर रिएक्शन मॉलिक्यूल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। जैसे आप यहां पर और कोई दूसरा रिएक्शन की बात करें
तो आप मीथेन को भी जलाने की बात करें तो ये आपका कार्बन जलने के बाद CO2 बनाता है और हाइड्रोजन जलने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। आपको क्या दिख रहा है कि रिएक्शन होने के बाद कार्बन भी एग्जिस्ट है और हाइड्रोजन भी वाटर में एग्जिस्ट हो रहा है, ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल का विनाश भले हो रहा है लेकिन एटम का विनाश नहीं हो रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है लेकिन एटम हमेशा उसी फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है। इस तरह से इस पॉइंट को यहां पर डिफाइन किया जाता है। इसके बाद हम लोग यहां पर देखने वाले हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और यहां हम लोग बोलेंगे the number of protons, the number of protons of any atom is known as एटॉमिक नंबर। क्या बोला जा रहा है? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्या कहा जा रहा है? किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करते हैं P से। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन is denoted by P। नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करते हैं P से। इट मीन्स एटॉमिक नंबर हुआ Z और नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ P, है ना। किसी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन को, किसी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है। आपको जितना एटॉमिक नंबर बता रहा है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इस मीन यहां पर क्या होने वाला है कि एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से आप इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग यहां पर एग्जाम्पल भी देखें तो एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन से बात करें। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है और यहां पर Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अगर आप कार्बन की बात करें तो यहां Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू हो गया 6। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 7। आप मैग्नीशियम रखें जिसका एटॉमिक नंबर 12 है तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू हो गया 12। इस तरह से आप किसी एटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है या नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है। इसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे E से डिनोट करेंगे। इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर या कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
Z इज इक्वल टू P। क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखना चाहते हैं किसी एटम में, तो आप कहेंगे कि किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, चार्जलेस हो, ना उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो ना ही उस पर कोई निगेटिव चार्ज हो, मीन्स ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हो ना ही वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हो। उस कंडीशन में किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, या कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है ना। कोई भी आपके पास एटम अगर न्यूट्रल है तो जनरली जो पीरियोडिक टेबल में आपको एटम दिखाया गया है उसके बारे में आप बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हुआ, 1। हाइड्रोजन में न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज मीन्स क्या समझेंगे, जैसे अगर आप देखें ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप देखें ये क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। इस तरह से प्लस रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, माइनस रहेगा तो निगेटिव चार्ज। मीन्स ये आपका क्या है, चार्ज है, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर हम लोग इसे चार्ज के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहां कोई चार्ज नहीं है, मीन्स न्यूट्रल है। मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर आप लिथियम से बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल प्रोटॉन नंबर इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल 3। अगर आप ऑक्सीजन से बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल प्रोटॉन नंबर इक्वल इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इस तरह से न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। अब कहेंगे इक्वल क्यों होता है, तो ये बात हम लोग ओरिजिनली नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बात समझ सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है हाइड्रोजन में, प्रोटॉन कितना है 1, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है ना, क्यों इक्वल है, तो फिर कैसे ये न्यूट्रल हुआ। ओरिजिनली प्रोटॉन पर चार्ज +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 होता है ना। हर स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज +1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, मीन्स टोटल चार्ज अगर ऐड करें +1 -1 ऐड करें तो फाइनली क्या होगा, 0। इसीलिए न्यूट्रल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है क्योंकि दोनों का नंबर भी इक्वल है, इसीलिए एटम न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल हो जाता है। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बात किए। न्यूट्रल एटम में अगर एटम निगेटिव चार्ज हो, अगर एटम पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। एनायन, एनायन मीन्स क्या कहिएगा, निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज्ड एटम। एनायन मीन्स क्या समझेंगे, निगेटिव चार्ज्ड एटम। निगेटिव चार्ज कैसे होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव है ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। कितना निगेटिव, 1 निगेटिव। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसका मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मीन्स निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है।
तो एनायन कब होगा? निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज कब होगा? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मीन्स यहां आप लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म एनायन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? एनायन बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनने वाला है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स एनायन। यहां पर आप एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं तो बात को यहां समझेंगे। कोई भी एटम पर निगेटिव चार्ज हो जाए, मीन्स आप यहां पर देख सकेंगे नाइट्रोजन 7, इस पर निगेटिव दिखाया जाता है -3। अगर आप ऑक्सीजन लें 8, इस पर निगेटिव दिखाया जाता है -2। आप फ्लोरीन देखें 9 एटॉमिक नंबर, निगेटिव चार्ज 1। फास्फोरस 15, निगेटिव चार्ज -3। ये उसके बाद हो गया आपका सल्फर 16, निगेटिव चार्ज -2। और फिर हो गया क्लोरीन 17, निगेटिव चार्ज -1। इस तरह से ये निगेटिव चार्ज दिखाया जा रहा है। मीन्स ये निगेटिव चार्ज जो हम लोग दिखा रहे हैं, आखिर ये नाइट्रोजन पर -3 ही क्यों दिखा रहे हैं? नाइट्रोजन 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा? है ना। सबसे बड़ा बात यहां आता है कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो ये आपको सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है? क्योंकि वो इनर्ट होना चाहता है। कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है? क्योंकि वो इनर्ट होना चाहता है। और इनर्ट होने का कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करना। मीन्स उसका एटॉमिक नंबर इनर्ट एटम के जैसा हो जाए। अब आइए यहां पर हम लोग बात करें, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है ना। अगर आप नाइट्रोजन से बात करें, नाइट्रोजन 7 में आप टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना चाहते हैं तो नेचुरली किसी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल, है ना। नेचुरली किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। और अगर गेन किया तो और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, है ना। गेन किया मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मीन्स और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। कितना एक्सेप्ट किया? जितना निगेटिव चार्ज है ना। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। देखिए यहां तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 3 गेन कर लिया। कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ऑक्सीजन से बात कर कर देखें तो ऑक्सीजन पर पावर कितना दिखा रहा है? -2। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 और गेन किया 2, तो हो गया क्या? 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप फ्लोरीन से बात कर लें, फ्लोरीन 9, निगेटिव चार्ज कितना है? 1। मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो गया नेचुरली 9 और गेन किया 1, तो हो गया ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहां आप जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन भी गेन किया तो बन गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन भी गेन किया, बन गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन भी गेन किया, बन गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि जो भी यहां पर प्राइमरी गेन कर रहा है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है। अगर आप बात करें नियॉन से, आप बात करें नियॉन से, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, न्यूट्रल है। तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हुआ 10। नियॉन में इलेक्ट्रॉन कितना है? 10।
और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ जब -3 हुआ तब 10, ऑक्सीजन में -2 हुआ तो 10, फ्लोरीन में -1 हुआ तो 10। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिससे कि वो इनर्ट हो जाए। इनर्ट मीन्स स्टेबल हो जाए, मीन्स वो रिएक्शन ना करे, इनर्ट हो जाए उसके बाद वो रिएक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। इसके अंदर एक और कारण है ऑक्टेट स्टेट, अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ऑक्टेट स्टेट हो चुका है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करना चाहता, स्टेबल हो चुका है। मीन्स ये सब कौन है, इनर्ट फॉर्म में आ चुका है, इनर्ट फॉर्म में आ चुका है। इसीलिए कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इनर्ट होने तक। कितना गेन करेगा, इनर्ट होने तक, चाहे वो उसके नजदीकी हीलियम रहे, नियॉन रहे, आर्गन रहे, क्रिप्टन, जेनॉन, जो भी एटम होगा उसके करीब आएगा और वो कंडीशन को अलाउ करेगा। देखिए यहां पर हो गया ये 3 आप देख लिए, अब इस 3 को भी देख लेते हैं हम लोग। देखें फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, चार्ज है -3। आपको पता है न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के इक्वल है, इसका मतलब हुआ न्यूट्रल होगा तो 15 और गेन किया 3 तो हो गया क्या 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आप आए सल्फर में -2, कितना होगा 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आइए क्लोरीन में और यहां हो गया आपका -1 इलेक्ट्रॉन, हो गया कितना 17 + 1 = 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका सब क्या हो गया है 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये कौन है आर्गन 18, जिसमें प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल 18 है क्योंकि न्यूट्रल है ये। और इस सभी में भी क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन कौन है इनर्ट है। यहां पर आपका ये सभी एटम इनर्ट हो चुका है, मींस ये भी क्या हुआ इनर्ट फॉर्म में आ चुका है, ये भी क्या हुआ है इनर्ट फॉर्म में आ चुका है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना गेन करे या लॉस करे वो कारण है इनर्ट फॉर्म में बदलना। अब है अगला कंडीशन केटायन। केटायन, केटायन किसे कहिएगा पॉजिटिव चार्ज्ड एटम। केटायन किसे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज एटम को। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्म्स केटायन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो केटायन होता है, मींस जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो निश्चित है वो क्या होने वाला है केटायन। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहां भी जब लॉस होगा तो क्या होगा केटायन बनने वाला है। और केटायन बनने का मतलब है कि निश्चित है वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। जैसे आप सोडियम की बात करें, सोडियम 11 इसने लॉस किया 1, तो क्या हुआ लॉस करना मीन्स घट जाना है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ नेचुरली था इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, नेचुरली था इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, एक लॉस किया तो बचा क्या 10 इलेक्ट्रॉन। अब आइए मैग्नीशियम के पास और इसके से बात कीजिए, इस पर चार्ज कितना दिखाया जाता है +2, तो 12 इलेक्ट्रॉन -2 = क्या हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए अल्युमिनियम से बात करें, इस पर चार्ज +3 दिखाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन = हो गया 13 - 3,
जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहां भी क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या है, इनर्ट जैसा है, नियॉन बन चुका है ना, ये भी क्या है, इनर्ट फॉर्म में है। और कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका कंडीशन कहां से आएगा, लॉस, ये इनर्ट कंडीशन। बस उस एटम को देखिए, सोडियम किसके करीब है, कौन सा इनर्ट के करीब है, तो नियॉन के, नियॉन जैसा बनेगा। मैग्नीशियम मींस आप भी डेवलप कर सकेंगे कि किस एटम पर क्या चार्ज होगा, है ना, देखना है वो किसके करीब है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। क्या ऑक्सीजन नियॉन के करीब है, हाँ बिल्कुल करीब है। कितना करीब है, 2 का डिफरेंस है। तो ये कितना, क्या ये इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करे कि 10 हो जाए, 2, इसीलिए ये 2 गेन किया। लेकिन अगर आप सोडियम से बात करें, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, और नियॉन के पास कितना है, 10। और ये चाहता है इनर्ट होना, क्योंकि अगला इनर्ट कौन है, आर्गन, जो 18 है। 11 से 18 होना संभव बिल्कुल नहीं, तो ये 10 होना संभव है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और इस तरह से कोई भी एटम पे कितना चार्ज डेवलप होगा, ये उसके, है ना, इनर्ट फैमिली पर डिपेंड होगा। वो अपने नजदीकी इनर्ट फैमिली को देखेगा कि वो कहां है, वहीं पहुंचना चाहता है। इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम इनर्ट बनकर नियॉन बन चुका है। यहाँ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, चार्ज लेकर के क्या हुआ, इनर्ट बन चुका है, आर्गन जैसा। इस तरह से ये बात हम लोग समझते हैं और बात को देखते हैं। हमेशा आप इस बात पे ध्यान दें कि बिल्कुल इजी है, इसे समझना बहुत टफ बात नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखें, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें।